नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो आपका वीडियो है वो है जनगणना। जनगणना को इंग्लिश में हम लोग सेंसस कहते हैं और जनगणना हम लोग मुख्य रूप से दो पार्टों में पढ़ेंगे। एक पार्ट होगा जनगणना का इतिहास, यानी जनगणना के विषय में कब कहाँ से शुरू हुई, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, किस देश ने पहली बार शुरू किया और कहाँ पर इस जनगणना का सबसे ज़्यादा यूटिलाइज है, इस जनगणना को कौन कराते हैं, ये सभी को हम लोग जनगणना के इतिहास में पढ़ेंगे। इसका जो सेकंड पार्ट होगा 2011 की जनगणना, और ये पार्ट आपका एक करंट अफेयर्स बेस्ड पार्ट होगा। इसको इस सेकंड वीडियो में हम लोग डील करेंगे। आते हैं जनगणना विषय पर। दोस्तों, किसी भी देश का आर्थिक विकास मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करता है। एक है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानवीय संसाधन। अगर वास्तव में देखा जाए तो आर्थिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान मानवीय संसाधन का है, जिसे हम लोग दूसरी भाषा में जनसंख्या का कह सकते हैं। यानी मानवीय संसाधन अर्थात जनसंख्या। उसी जनसंख्या को जब हम लोग गिनती में लाते हैं तो वही जनगणना का रूप हो जाता है, और यही जनगणना हर देश में होती है, जिस कारण लोगों की संख्या, साक्षरता, लिंगानुपात इत्यादि बहुत सारे डाटा को हम लोग एक जगह एकत्र करके और उसको दुनिया के सामने में प्रस्तुत करते हैं। तो आइए हम लोग जनगणना टॉपिक को शुरू करते हैं। जनगणना सबसे पहला टर्म है कि जनगणना जो भारत में चलता है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद हमेशा रखेंगे ध्यान, 246 अनुच्छेद में जनगणना का उल्लेख है। दूसरा है कि जनगणना का उल्लेख किस सूची में है, तो ये संघ सूची में है। संघ सूची उस सूची को कहते हैं जिस विषय पर कोई भी ऐसा विषय हो जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, वही संघ सूची कहलाएगा। तो अगर आपसे सूची पूछा जाए कि किस सूची में जनगणना का उल्लेख है, तो संघ सूची कहेंगे। दूसरी बात, अगर पूछा जाए कि किस अनुसूची में है, अगर जनगणना का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो ये रखेंगे 7वीं अनुसूची में, यानी कि 7 नंबर अनुसूची में। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती 3 तरह की सूची है, जिसमें संघ में जनगणना का उल्लेख होगा। तीसरी है जनगणना। सबसे पहला टर्म आता है कि यह जो शब्द है, इस शब्द का उल्लेख पहली बार कहाँ आया था। तो जनगणना शब्द का पहली बार उल्लेख अर्थशास्त्र नाम का पुस्तक था, जो प्राचीन कालीन की सबसे महत्वपूर्ण राजनीति शास्त्र से संबंधित पुस्तक थी, उसी में मिलता है। इस अर्थशास्त्र में मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। हम लोग मौर्य वंश के विषय में आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र मुख्य रूप से जो लिखा गया है, इसके लेखक हैं चाणक्य, जिनका अन्य नाम कौटिल्य या इन्हीं को विष्णुगुप्त भी कहते हैं। अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति शास्त्र से संबंधित है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट टर्म, इसको ध्यान में रखेंगे कि दुनिया की प्रथम राजनीति शास्त्र की पुस्तक अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन इसका संबंध होगा राजनीतिक विज्ञान से। दूसरी टर्म है कि अर्थशास्त्र का 2 भाग है। ये 2 भाग में एक होगा प्रकरण, दूसरा होगा अधिकरण। प्रकरण 180 है और अधिकरण 15 है। ये मुख्य रूप से हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। जनगणना 2 पार्ट में बटा गया है। यहाँ एक है जन, दूसरा है गणना। जन का अर्थ होता है आदमी और गणना का अर्थ होता है गिनती। इसलिए हम लोग जनगणना को सामान्य भाषा में डिफाइन करना चाहें तो आदमी की गिनती को जनगणना कहते हैं, ये कह सकते हैं। जनगणना की अवधि यानी टाइम ऑफ सेंसस, यानी प्रत्येक जो जनगणना भारत में होती है, अभी समय है प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना का समय निर्धारित किया गया है। ऐसे आदमी की गिनती यानी जनगणना कहा जाए तो 10 वर्ष पर, और पशु पक्षी की गणना प्रत्येक 5 वर्ष पर की जाती है। तो अंतर है, आदमी का कहा जाए तो 10 और पशु पक्षी की कहा जाए तो 5 वर्ष पर होती है। जनगणना कराता कौन है? तो जनगणना भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है, यानी जनगणना कराने का दायित्व
गृह मंत्रालय को है, लेकिन जनगणना जो कराया जाता है उसका सबसे बड़ा जो अधिकारी है वो होते हैं भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त, यही सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। अब यहाँ दो तरह के क्वेश्चन होंगे कि जनगणना कराने का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है, तो अधिकारी में रखेंगे ध्यान, महापंजीयक व जनगणना आयुक्त एक ही पद है, अलग अलग नहीं है। दूसरा है जनगणना जो कराया जाता है वो किस मंत्रालय के अधीन है, तो हमेशा रखेंगे गृह मंत्रालय जनगणना को कराती है। अब है ये जो जनगणना कराते हैं जनगणना आयुक्त, ये भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे, यानी कि अगर पूछा जाए भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे, उनका नाम होगा WC प्लाडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त पूछा जाए तो RA गोपालास्वामी। और तीसरा है कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उस समय कौन थे जनगणना आयुक्त, तब थे C चंद्रमौली। और अभी ये आपका करेंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन होगा, हो सकता है कि अभी आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं तो अभी विवेक जोशी जनगणना आयुक्त हैं, लेकिन भविष्य में ये चेंज होंगे ही या कल भी चेंज हो सकते हैं, इसलिए आप लोग इस टर्म को हमेशा अप टू डेट रखेंगे। यानी अभी वर्तमान में भारत के जनगणना आयुक्त कौन है, तो विवेक जोशी। दोस्तों अभी तक हम लोग जनगणना शब्द के विषय में या जनगणना का कुछ महत्वपूर्ण टर्म पढ़ रहे थे। अब आता है जनगणना पूरे दुनिया में किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो रखेंगे ध्यान, जनगणना की शुरुआत विश्व में, यानी विश्व में पहला जो जनगणना हुआ था वो 1749 में, और वो स्वीडन में शुरू की गई थी, यानी स्वीडन देश से। सीधा पूछा जाए विश्व में जनगणना की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो स्वीडन से। कब हुआ है, तो 1749 में। लेकिन अगर पूछा जाए विश्व में नियमित जनगणना की शुरुआत, नियमित जनगणना, अगर ये नियमित जनगणना अगर पूछा जाए तब रखेंगे 1790 ईस्वी में, और ये हुआ था अमेरिका से, यानी USA से। यानी दो तरह का क्वेश्चन हो गया, विश्व में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो 1749 में। कहाँ से हुई थी, तो स्वीडन में। लेकिन वही पूछा जाए विश्व में नियमित जनगणना कब शुरू हुई थी, तो 1790 में, और अमेरिका से शुरू हुई थी। अब आता है टर्म कि ये नियमित क्या है, तो यहाँ नियमित का मतलब होता है दशकीय जनगणना। यानी अभी जो हम लोग कहते हैं कि 10 वर्ष पर जनगणना होती है, इसी को दशकीय जनगणना या नियमित जनगणना कहा जाता है। इस नियमित जनगणना का अर्थ, वास्तविक अर्थ कहा जाए कि प्रत्येक 10 वर्ष पर जो जनगणना होती है, तो वो सबसे पहले अमेरिका से ही शुरू हुई थी। अब है इंग्लैंड में, यानी इंग्लैंड में जनगणना पहली बार कब शुरू हुआ, तो 1801 ईस्वी में। और इंग्लैंड से ही इस टर्म को हम लोग क्यों पढ़ेंगे, इसलिए क्योंकि भारत में इंग्लैंड के द्वारा, यानी जो अंग्रेज लोग थे वही लोग यहाँ जनगणना शुरू किए थे। अब है तीसरा टर्म और सबसे महत्वपूर्ण, भारत में जनगणना की शुरुआत। भारत में जनगणना, तो भारत में पहली जो जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में, और इस समय भारत के गवर्नर लॉर्ड मेयो थे, जिनका समय 1869 से 72 तक माना गया है। अगर पूछा जाए भारत में पहली बार जनगणना कब हुई, तो 1872 में। किस गवर्नर के समय, तो लॉर्ड मेयो के समय। इनका समय कब था, तो 1869 से 72 तक। लेकिन यही टर्म अगर पूछ दिया जाए कि भारत में नियमित जनगणना, सीधा जनगणना रहे तो ये आंसर होगा। लेकिन नियमित अगर पूछा जाए, यानी नियमित जनगणना की शुरुआत तो 1881 ईस्वी में हुई थी, और इस समय भारत के गवर्नर लॉर्ड रिपन थे, जिनका समय
1880 से 1884 तक माना गया है। अब है चौथा टर्म है भारत में पहली जाति आधारित जनगणना, यानी जाति बेस्ड, जाति आधारित जनगणना, यानी पहली बार जाति आधारित जनगणना भारत में कब हुई थी? तो हमेशा रखेंगे ध्यान 1931 ईस्वी में भारत में पहली जाति आधारित जनगणना 1931 ईस्वी में हुई थी। इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन थे, जिनका समय 1926 से 31 ईस्वी माना गया है, माना नहीं गया है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा जनगणना कहाँ से शुरू हुई, भारत में कब हुई, किसके द्वारा लाया गया, इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है। अब इसमें जो जनगणना जो शुरू से जो होती आई है उसमें दो ही बार ऐसे हुई है, एक 1921 में और दूसरा 1951 में। यही 2 वर्ष ऐसी जनगणना है जिस साल जनगणना ऋणात्मक हुई थी। ऋणात्मक का अर्थ होता है जनसंख्या में कमी आना, और इसी कारण 1921 की जो जनगणना है इसका एक नाम दिया गया है, नाम है जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष। और 51 में भी जनसंख्या कमा था, लेकिन 1921 के अपेक्षा इसमें बहुत कमी आई थी, मतलब बहुत कम ही कमी आई थी, इसलिए इसका नाम दिया गया है जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष। इसको आप लोग निश्चित रखेंगे ध्यान में कि अगर पूछा जाए जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष किसे कहते हैं तो 1921 को, जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष किसे कहते हैं तो 1951 में। अब आता है क्वेश्चन, महाविभाजन वर्ष और लघु विभाजन वर्ष यह क्या है? महाविभाजन वर्ष जनसंख्या में बहुत कमी आना, लघु विभाजन वर्ष जनसंख्या में कम कमी होना, यानी कम हुआ है लेकिन कम हुआ है। कारण, क्या कारण है कि महाविभाजन वर्ष हुआ और क्या कारण है कि लघु विभाजन वर्ष हुआ? तो हमेशा रखेंगे ध्यान, महाविभाजन वर्ष होने का प्रमुख कारण था प्रथम विश्व युद्ध का होना, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, जिस कारण जनसंख्या में कमी हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध का समय है 1914 से 1918। दूसरा, लघु विभाजन वर्ष होने का कारण पूछा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध होगा, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार। इसका समय है 1939 से 1942। यानी इसमें 2-3 तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। सबसे सिंपल, जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष किसे कहते हैं? 1921 को। जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष होने का कारण क्या है? तो प्रथम विश्व युद्ध, जिसका समय क्या था प्रथम विश्व युद्ध का? तो 1914 से 18। लघु विभाजन वर्ष किसे कहते हैं? तो 1951 को। लघु विभाजन वर्ष होने का कारण क्या है? तो सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी दूसरा विश्व युद्ध, जिसका समय रहा है 1939 से 42। थैंक यू दोस्तों। जनगणना की प्रमुख शब्दावलियाँ। अभी तक हम लोगों ने जनगणना का इतिहास पूरी अच्छी तरीके से पढ़ा है। उस जनगणना में आने वाले जो वीडियो होंगे, जैसे जनगणना 2011 में, उसमें कुछ शब्दावली का उपयोग किया जाता है, जैसे जनसंख्या घनत्व, यानी मेजर डेंसिटी इसको कहते हैं। ये वास्तव में होता क्या है? तो प्रति स्क्वायर किलोमीटर में, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं, जितनी जनसंख्या रहती है, उसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। उसको निकालने का फॉर्मूला भी यहाँ निकाल दिया गया है। अगर कभी पूछा जाए आपसे कि जनसंख्या घनत्व को कैसे निकालते हैं, तो जितनी भी
जनसंख्या होती है या क्षेत्रफल, उसका अनुपात होगा। जनसंख्या और क्षेत्रफल का अनुपात, लेकिन किस जनसंख्या कौन से क्षेत्रफल का, तो किसी देश या स्थान विशेष का हो सकता है। यानी देश या स्थान विशेष की जनसंख्या बटा देश या स्थान विशेष का जो क्षेत्रफल है वही कहलाएगा जनसंख्या घनत्व। दूसरा है लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात जो निकलता है प्रति पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं वो, इसीलिए हम लोग सामान्य भाषा में कह सकते हैं महिला और पुरुष का अनुपात। लेकिन इसको निकालने की जो फॉर्मूला दी गई है महिला यानी फीमेल बटा मेल गुने 1000। तीसरा है शिशु लिंगानुपात। ये ओवरऑल हो गया बड़े लोगों के लिए जिनकी आयु 6 वर्ष से अधिक की है, लेकिन शिशु लिंगानुपात 6 वर्ष यानी 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए ही होता है। ये निकालने के लिए है मेल और फीमेल का लिंगानुपात की तरह ही होगा, लेकिन इसमें केवल अंतर होगा कि 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ही, यानी फीमेल जिसकी आयु 0 से 6 वर्ष तक हो बटा मेल जिनकी आयु 0 से 6 वर्ष तक हो गुने 1000 करने पर हम लोग शिशु लिंगानुपात निकाल लेते हैं। तीसरा है साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट। यानी भारत में या किसी भी देश में जो पढ़े लिखे की संख्या है या पढ़े लिखे की जो दर है उसी को साक्षरता दर कहते हैं। साक्षरता दर में टोटल कितने साक्षरों की संख्या है, यानी जितने भी साक्षर की संख्या, लिटरेसी नंबर, टोटल नंबर ऑफ लिटरेसी एंड लिटरेट एंड बटा 7 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या गुने 1000। अब है साक्षरता में 2 टर्म आते हैं, एक है साक्षर किसको कहते हैं, दूसरा है निरक्षर किसको कहते हैं। यानी लिटरेसी और इलिटरेट ये 2 अलग अलग टर्म होंगे। यहाँ साक्षर उसे कहा जाएगा जिनकी आयु 7 वर्ष से अधिक हो। देखिए, जिनकी आयु 7 वर्ष से अधिक हो और वो किसी भी विषय को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यानी साक्षर का सामान्य डिफिनीशन हो गया कि 7 वर्ष से अधिक उम्र हो और वो किसी विषय को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, उसे हम लोग साक्षर के श्रेणी में रखते हैं। दूसरा है निरक्षर। निरक्षर को जो किसी विषय को न पढ़ सकते हैं न लिख सकते हैं, या जो पढ़ सकते हैं और लिख नहीं सकते हैं, उसे हम लोग निरक्षर करेंगे। तीसरा एक निरक्षर में ही रखेंगे कि जिन 6 वर्ष से कम उम्र के कोई भी बच्चे हो, या तो वो स्कूल जाते हो या नहीं जाते हो, उनको भी निरक्षर के श्रेणी में रखा गया है। या तो वो पढ़ सकते हैं या पढ़ रहा हो या समझ रहा हो या लिख रहा हो, उसको हम लोग निरक्षर के श्रेणी में रखेंगे। इसको आप लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। एक अगला टर्म आता है शब्दावली में दशकीय वृद्धि। यानी प्रत्येक 10 साल पर जो जनगणना में वृद्धि होती है जनसंख्या में, उसी को दशकीय वृद्धि कहते हैं। दशकीय वृद्धि निकालने का जो सूत्र है वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या बटा पूर्व जनसंख्या गुने 100। यानी पहले की जो जनसंख्या थी उसको वर्तमान जनसंख्या से घटा दिया जाएगा और पूर्व की जो जनसंख्या उससे भाग देकर 1000 से गुना कर दिया जाएगा, तो दशकीय जनसंख्या निकल जाती है। इन सभी शब्दावली का उपयोग जनगणना में निश्चित रूप से किया जाता है और आजकल के जो परीक्षाएं होती हैं उस परीक्षाओं में इसी तरह के फॉर्मूला इस जनगणना से मैक्सिमम पूछे भी जा सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर आप लोगों को यह जनगणना टॉपिक अच्छा लगा है, आप इसे निश्चित रूप से शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।